हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का द टोटल एनसीईआरटी चैनल पर। आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको 2025-26 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। अगर आप इन टॉपिक्स को स्मार्टली प्रिपेयर करते हो ना, तो आप अपने एग्जाम के 70 to 80% सिलेबस को इफेक्टिवली कवर कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में फ्लावर के स्ट्रक्चर्स, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जरूर पढ़ना। फिर पॉलिनेशन के टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन और मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। थर्ड, डबल फर्टिलाइजेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शॉर्ट आंसर के लिए फेवरेट है। फिर सीड और फ्रूट डेवलपमेंट के स्टेजेस हमेशा याद रखो, क्योंकि ये हमेशा बहुत ज़्यादा नंबर में आते हैं, अप्रॉक्स 3 से 4 नंबर में। और एक बार अपोमिक्सिस और पार्थेनोकार्पी रिवाइज करके ज़रूर जाना, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आते हैं। चैप्टर नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सबसे पहले मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन दोनों का लेबल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस लेबल डायग्राम में आपको कैसे लेबलिंग करनी है ये बिल्कुल आना चाहिए आपको। ठीक है, डायग्राम बनाना तो आना ही है, पर स्ट्रक्चर और लेबल कैसे करना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं, तो मेरी एडवाइस यही है कि आप इसको कम से कम हर एक डायग्राम को 5 बार बना के प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना। फिर हम दूसरे पे मूव करते हैं, वो है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। ये दोनों प्रोसेस के स्टेप्स हमेशा याद रखना। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके फेसेस और हार्मोन्स के रोल्स। ठीक है, रिपीटेडली एग्जाम में ये सब आते रहते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, इन दोनों के बेसिक्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, फिर लास्ट आता है प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इनमें क्या क्या स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, कौन कौन सी की स्टेजेस है, ये बिल्कुल याद रखना चाहिए आपको, क्योंकि प्रेगनेंसी और इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, भले ही वो आपको चूज़ा में आ जाए, फिलिप्स में आ जाए। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यहाँ पे फैमिली प्लानिंग मेथड, स्पेशली कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, शॉर्ट नोट में इनको ज़रूर प्रिपेयर करके जाना। फिर STDs के एग्जाम्पल और प्रिवेंशन पॉइंट लिख के याद करो। फिर MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसका फुल फॉर्म है। इसका लीगल एस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, फिर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, IVF, गिफ्ट, इनके फुल फॉर्म और ये क्या रोल प्ले करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गिफ्ट क्या रोल प्ले करता है, गिफ्ट क्या रोल प्ले करता है, इनके बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। देन लास्ट आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कॉमन इश्यूज और उनका मैनेजमेंट भी अच्छे से याद होना चाहिए। अगर ये सब याद कर लोगे, ठीक है, तो आपको चैप्टर 3 आराम से बन जाने वाला है। देन हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और चैप्टर 4 और चैप्टर 5 इसको कभी भी स्किप मत करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मेंडल ने क्या लॉ दिए थे, उसको आपको अच्छे से देखना होगा। मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, क्रॉस डायग्राम अच्छे से याद रखना पड़ेगा और उनको एक बार बना कर देखना। ठीक है, आप बिल्कुल रट कर मत चले आना कोई भी डायग्राम, आप उन सारी चीज़ों को बना कर देखना। फिर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, डोमिनेंट वर्सेस रेसेसिव ट्रेड। डोमिनेंट और रेसेसिव, इन दोनों के बीच में मेरी एडवाइस है कि 5 डिफरेंस बिटवीन हमेशा याद करके जाना। ठीक है, अगर आप MP बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको हमेशा ये क्वेश्चन आता ही है रिपीटेड में, और आपको वहाँ पर अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आपको कम से कम अगर 4 नंबर का है तो 5 से 6 आपको लिखने चाहिए डिफरेंस बिटवीन। देन लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके शॉर्ट नोट बना सकते हो, ठीक है, या फिर आप ऐसी क्विक इसको याद भी कर सकते हो। इजी टर्म्स है पर रिपीटेड टर्म्स है, ठीक है, तो याद रखो। देन सेक्सुअल डिटर्मिनेशन, इसके मैकेनिज्म हमेशा याद रहने चाहिए। फिर लास्ट आता है इस चैप्टर से जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट आता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इनके शॉर्ट आंसर लिख लो। ठीक है, मतलब शॉर्ट नोट बना सकते हो इसके, और क्विक रिवीजन के लिए आप शॉर्ट पॉइंट भी बना सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल आपको ये सब करके जाना है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 और 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 5 का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट आता है इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है
डीएनए और रेप्लिकेशन, ठीक है। डायग्राम के साथ हमेशा याद रखना, ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर और डीएनए और आरएनए में डिफरेंस बिटवीन हमेशा याद रखना, ठीक है। डीएनए डबल हेलिक्स होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और क्यों यूज़ होता है और किस प्रोसेस को कहा जाता है, और सेम चीज़ अप्लाई करते हैं ट्रांसलेशन पे, तो ये सब पता होने चाहिए। जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज़ एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है, तो जेनेटिक कोड क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड लास्ट, जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन और म्यूटेशन के इफेक्ट भी आपको पता होना चाहिए और प्रिपेयर करके जाना ही जाना है। सबसे पहले तो ये जानना कि म्यूटेशन क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन क्या होते हैं। अगर आप बेसिक्स नहीं जानोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। 2-3 लाइन के इनके बेसिक्स होते हैं, तो अगर आप उनको पढ़ लो, ठीक है, डेफिनेशन अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसका सिग्निफिकेंस क्या था, इसका महत्व क्या था, शॉर्ट आंसर के लिए परफेक्ट है और शॉर्ट पॉइंट में आप इसको याद कर सकते हो। किसी भी आंसर को अच्छे तरीके से याद करने के लिए आप उसको पॉइंट में डिवाइड कर सकते हो, तोड़ सकते हो, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इवोल्यूशन, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 और 5 के बाद चैप्टर नंबर 6 आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला आता है 2 थ्योरी, ठीक है। इसमें आता है सबसे पहले 2 थ्योरी, ठीक है, लैमार्किज्म और डार्विनिज्म, ठीक है। इन दोनों का कंपैरिजन हमेशा याद रखना, और ये क्या थे इनके बीच में डिफरेंस बिटवीन हमेशा याद रखना, क्योंकि 2024 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था वहाँ पे, और ये ज़्यादा नंबर में आए थे क्वेश्चन। देन मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, इसमें नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, और इसमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेनेटिक ड्रिफ्ट। और नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी क्या थी आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हार्डी-विंगर प्रिंसिपल, फॉर्मूला और कंडीशन इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हार्डी-विंगर प्रिंसिपल है क्या और क्या है इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मूला क्या था ये ज़रूर पता करके जाना। फिर स्पीशिएशन और अडेप्टिव रेडिएशन, ये क्या थे और इनके एग्जाम्पल हमेशा याद रखना। अडेप्टिव रेडिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर ह्यूमन इवोल्यूशन का मेन स्टेज याद रखना कि मेन स्टेजेस क्या थे और कैसे हम इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देन मूव करते हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। इसमें डिसीज़ के टाइप्स जैसे कि इन्फेक्शियस होते हैं जो, और जो नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस मतलब जो स्प्रेड नहीं होते हैं, है ना, और जो इन्फेक्शियस जो कि स्प्रेड होते हैं, ऐसी कोई डिसीज़। तो जो स्प्रेड होते हैं आप उसमें कोल्ड लिख सकते हो, ठीक है, और नॉन इन्फेक्शियस में आप कैंसर लिख सकते हो। तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र नहीं होती हैं नॉन इन्फेक्शियस, तो इतना याद रखना। देन पैथोजेंस और ट्रांसमिशन मोड्स इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इम्यून सिस्टम, इसमें इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है, ठीक है। तो इम्यूनिटी सिस्टम आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि इनेट क्या होती है, एक्वायर्ड क्या होती है, ठीक है। इनेट हमारे बर्थ के टाइम से होती है और जो एक्वायर्ड होती है वो हम बाहर से उसको लेते हैं, ठीक है, अपने अंदर इंजेक्ट करवाते हैं। देन फिर आता है इसी से रिलेटेड वैक्सीन और उसका रोल क्या था, एग्जाम्पल भी याद रखना, और वैक्सीन का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है। फिर आता है सेकंड लास्ट इसमें कैंसर के कॉजेज और प्रिवेंशन क्या है। पहली बात कैंसर क्या है और वो क्यों होता है, मतलब उसके होने के कॉजेज क्या क्या हैं और उससे बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट आता है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो इसको मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं और इसका इम्पॉर्टेंट क्या है, ठीक है, मतलब मैनेजमेंट भी और इम्पॉर्टेंट क्या है इसके, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 8 है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके यूज़ फूड प्रोडक्शन में कैसे होते हैं, जैसे कि चीज़, ब्रेड, अल्कोहल, ठीक है। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं अपने फूड प्रोडक्शन में। तो ये जो चैप्टर है ये आपको ये बताता है कि माइक्रोब्स ह्यूमन के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं, ठीक है, वेलफेयर के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत छोटा चैप्टर है, तो इसको पढ़ के ज़रूर जाना, ठीक है। तो हमने पहला पॉइंट जान लिया। दूसरा जानते हैं इसमें सीवेज ट्रीटमेंट है और बायोगैस प्रोडक्शन है। सीवेज ट्रीटमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। इनको आप अच्छे से देख लेना, और बायोगैस प्रोडक्शन में आपको डायग्राम याद करना पड़ेगा। फिर मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स क्या होती हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स सुनने में थोड़ा सेम टर्म लगता है, पर इसके जो इम्पोर्टेंस है वो दोनों के अलग अलग हैं, तो उसको सेपरेटली याद करना। फिर
बायो रेमेडिएशन और बायोडिग्रेडेशन के यूजेस हमेशा याद रखना, ठीक है। ये क्या है और इनके यूजेस क्या क्या हैं। फिर चैप्टर नंबर 9 आता है जो कि है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। ये चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा है ये चैप्टर। तो इसमें आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इनके स्टेप्स हमेशा याद रखो क्योंकि ये बार बार पेपर में आते हैं। और इनके टूल्स हमेशा याद रखना, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेज, ठीक है। इन सब की शॉर्ट डेफिनेशन याद कर लो और जान लो कि ये है क्या। शॉर्ट डेफिनेशन जान लोगे तो उसको आप बनाकर एक बड़ा आंसर लिख सकते हो। फिर क्लोनिंग वेक्टर्स और उनके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। फिर पीसीआर और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। पीसीआर मतलब पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, और इसको आपको कैसे यूज़ करना है, ठीक है, और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं आपको ये पता होना चाहिए, और इसके प्रोसीजर क्या होते हैं, ठीक है, इतना समझ लेना। चैप्टर नंबर 10 आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें जीन थेरेपी आती है, इंसुलिन प्रोडक्शन, ऐसे मेडिकल एप्लीकेशंस हैं, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो जीन थेरेपी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एग्रीकल्चर में बीटी कॉटन और जीएम क्रॉप्स आते हैं, ठीक है। बीटी कॉटन यानी कि बैसिलस थोराइनजेनेसिस, ठीक है, ये एक प्रोटीन होता है जो कि क्या करता है कि किसी भी इंसेक्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम को किल कर देता है, ठीक है। तो ये जीएम क्रॉप्स में आते हैं, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में सारी चीज़ें आती हैं, तो इसको अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है। देन इंडस्ट्रियल यूजेस, इसमें एंजाइम और बायोफिल प्रोडक्शन, और एक बार एथिकल इश्यूज़ को भी अच्छे से रिवाइज कर लेना कि बहुत सारे लोग होते हैं जो जीएम क्रॉप्स को अपनाते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसके डीएनए को अल्टर कर दिया होता है, मतलब बदल दिया होता है, तो बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो एथिकल इश्यूज़ भी आपको पढ़ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मैं जो वीडियो बना रहा हूं ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपके पूरे क्लास 12 सेशन में, क्योंकि ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं होगा जो कि आपको स्टार्टिंग में ही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दे दें। पर द टोटल एनसीईआरटी पे हम ये श्योरिटी करते हैं कि आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें टाइम से पहले ही दे दें ताकि आप प्रिपेयर तो कर पाओ, ठीक है। अब देखो चैप्टर नंबर 11 में आपको करना है ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट रिलेशन, बेसिक्स आपको याद कर लेने चाहिए। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, साइज, डेंसिटी, डिस्पर्सन, ठीक है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, इसमें प्रीडेशन, कॉम्पिटिशन, म्यूटलिज्म, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमसे इसको अच्छे से करना। फिर लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटजीज, ठीक है। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 12 आता है इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम भी बहुत छोटा चैप्टर है पर इम्पॉर्टेंट है। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट इसमें आते हैं, और इसमें एनर्जी फ्लो आती है, यानी फूड चेन और फूड वेब, ठीक है। फूड वेब और फूड चेन में बहुत ही डिफरेंस है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। 4 से 5 डिफरेंस बिटवीन इसके बीच में याद करना। न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होती है, कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें टर्म्स पता होनी चाहिए। फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन और बायोडाइवर्सिटी क्या है पता होना चाहिए। लास्ट चैप्टर आता है स्टूडेंट 30 जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन। इसमें लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसमें आता है जेनेटिक, स्पीसीज और इकोसिस्टम। फिर इम्पोर्टेंस और थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। देन कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन, और फिर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर करके जाना। सो इन दिस वीडियो हमने देखा कि हमने सारे क्लास 12 के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं इन सारे चैप्टर के ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, ठीक है, वहाँ आपको मिल जाएगा। और साथ ही इन सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं। तो चैप्टर 10 तक तो मैंने अपलोड कर दिया है, चैप्टर 3 बचे हैं बस, ठीक है, मतलब 3 चैप्टर और बचे हैं, तो उनको भी हम धीरे धीरे अपलोड कर देंगे। मैं आपसे बस इतना ही चाहता हूँ कि द टोटल एनसीईआरटी को आप सब्सक्राइब करके फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए और ये पूरा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ कल एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ को देखते रहिए।